आज हम सेक्शन 351 ऑफ द बीएनएसएस को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि एक रेलिवेंट टॉपिक है डिफरेंट स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, एपीओ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये प्रोविजन पढ़ना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं। इस सेक्शन को पढ़ाने का मेरा अप्रोच कुछ ऐसे रहेगा कि सबसे पहले मैं जो सेक्शन 351 के बेयर प्रोविजन है वो रीड करूंगी, उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट का ब्रेक डाउन करूंगी। उसके बाद फिर हम उसके इंटरप्रिटेशंस को देखेंगे और साथ साथ में हम केस लॉ भी डील करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 351 का मार्जिनल नोट कहता है पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड। तो कहीं ना कहीं ये अक्यूज के एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। Section 351 subsection 1 says that in every inquiry or trial, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may, यहाँ पे हम रुकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि हर एक इंक्वायरी और ट्रायल में अक्यूज्ड को इनेबल किया जा रहा है इस सबसेक्शन से कि वो जो भी इंक्रिमिनेटरी एविडेंसेस उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं उसको वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके। उसके लिए कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि कोर्ट चाहे तो किसी भी स्टेज पे, उस केस किसी भी स्टेज पे अक्यूज से क्वेश्चन कर सकता है, ताकि अक्यूज को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो उसके अगेंस्ट जो भी इंक्रिमिनेटरी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं उसको वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके। तो इससे आप ये डिराइव कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि ऑडी अल्टरम पार्टेम, which means that no man should be just unheard। तो उस कॉन्सेप्ट को ये इनकॉर्पोरेट करता है। साथ साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को ये स्टैब्लिश करता है, ये प्रोविजन जो है। फिर सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है कि द कोर्ट शैल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड and before he is called on for his defense, question him generally on the case। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 351 क्लॉज ए और सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के बीच का डिफरेंस समझना, क्योंकि सेक्शन क्लॉज ए में मे टर्म यूज किया गया है, which means that it is a discretionary provision, it is not mandatory, whereas clause b uses the term shall, which means it is a mandatory provision। तो मैंडेटरी में क्या है कि स्टेज हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेज में मैंडेटरी है कोर्ट को क्वेश्चन पुट करना अक्यूज से, ताकि अक्यूज को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो जो भी उसके अगेंस्ट इंक्रिमिनेटरी एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए उसको एक्सप्लेन कर सके। तो क्लॉज बी में स्पेसिफिकली इन्होंने स्टेज बता रखा है कि एट द स्टेज ऑफ, फिर से हम रीड करते हैं, that shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his evidence। मतलब कि prosecution एविडेंसेस रिकॉर्ड हो गए हैं और अभी डिफेंस एविडेंसेस जो है अभी शुरू नहीं हुए, इनके बीच में ये स्टेज आती है 351 की। प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं और डिफेंस एविडेंस से शुरू होने से पहले 351 की स्टेज आती है। और इस स्टेज पे ये मैंडेटरी है कि कोर्ट जो है वो क्वेश्चन पुट करे अक्यूज से, ताकि अक्यूज को अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो इनक्रिमिनेटरी जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए उसको एक्सप्लेन कर सके। प्रोवाइडेड, फिर इसका क्लॉज बी का प्रोवाइजो बताता है कि प्रोवाइड दैट इन अ समन केस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, इट मे आल्सो डिस्पेंस विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी। तो ये कहता है कि क्योंकि बाय यूजिंग द टर्म शैल हमें ये समझ में आ रहा है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन उन्होंने प्रोवाइजो एक कार्व आउट कर दिया है कि समन्स केस में जनरली क्या होता है कि कोर्ट कभी कभी पर्सनल अटेंडेंस जो अक्यूज का वो डिस्पेंस, मतलब जरूरी नहीं रहता है कि अक्यूज को कोर्ट अटेंड करना। तो वहां पे कोर्ट जो है वो 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के एग्जामिनेशन को भी
डिस्पेंस कर सकती है। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे हो जाता है। फिर सेक्शन 351 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो ये जो स्टेटमेंट अक्यूज का रिकॉर्ड होता है 351 में, ये ओथ पे नहीं रिकॉर्ड होता है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में स्पेशली जहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहाँ पे ये सब सेक्शंस भी पूछ लेते हैं कि कौन, स्पेशली ये जो सेक्शन 351 रेलिवेंट है, और सीआरपीसी का 313, तो इनके सब सेक्शंस भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। तो यहाँ पे नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो ओथ एडमिशन नहीं एडमिनिस्टर करवाया जाता, मतलब ओथ पे स्टेटमेंट 351 की नहीं ली जाती है। सेक्शन 351 का सबसेक्शन 3 कहता है द अक्यूज्ड शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लाइबल टू पनिशमेंट by refusing to answer such questions or by giving false answers to them। तो जब आप साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहां पे ये दे रखा है कि हम विटनेसेस को या फिर अक्यूज को कंपेल भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, भले ही वो इनक्रिमिनेटरी इन नेचर ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अक्यूज्ड अगर अपने रिफ्यूज कर देता है, जो भी उससे क्वेश्चन पूछता है कोर्ट अंडर सेक्शन 351, उसको आंसर करने के लिए रिफ्यूज कर देता है या फिर फॉल्स आंसर देता है, तो उसके लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं है सच में भी। अदरवाइज आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजंस लेट डाउन किए गए हैं कि अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो उसको उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया अक्यूज को अंडर सेक्शन 351 कि वो अगर रिफ्यूज भी कर देता है क्वेश्चन आंसर करने के लिए या फिर फॉल्स आंसर्स देता है, तो अभी उस पे उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर सब सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 351 कहता है आंसर गिवन बाय द अक्यूज मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry or trial for any other evidence on which such answers may tend to show he has committed। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 351 के जो स्टेटमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर केस में मान लीजिए रिकॉर्ड हुई, उस स्टेटमेंट में अक्यूज जो है वो किसी और भी केस का रेफरेंस ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो उससे चोरी का केस है, अक्यूज के ऊपर एलिगेशन लगी है कि उसने कुछ गुड्स चुराए हैं। तो वहां पे जब उससे 313 सीआरपीसी या सेक्शन 351 बीएनएसएस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाता है, तो वहां पे वो बोलता है कि हाँ, मैंने ये चीज चुराया था या फिर मैंने नहीं चुराया था। और साथ साथ में वो प्रीवियस चोरी के बारे में भी कोई चीज, कोई इंसिडेंट जो है वो एडमिट कर लेता है उस स्टेटमेंट। तो वो जब भी उसका ट्रायल उस प्रीवियस थेफ्ट के केस में चलेगा, तो वहां पे ये जो स्टेटमेंट इस केस में जो रिकॉर्ड हुआ है रेलिवेंट हो जाएगा, और दैट इनफैक्ट दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर से हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 4 क्या कहता है, द आंसर गिवन बाय द अक्यूज्ड may be taken into consideration। It is not compulsory, but it depends upon it is the discretion of the court to take that statement into consideration and put in evidence for or against him। तो ये उसका उसकी फेवरेबल इंसिडेंस भी हो सकता है या फिर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी हो सकता है इसके अगेंस्ट इन एनी अदर इंक्वायरी टू और ट्रायल फॉर एनी अदर ऑफेंस। तो किसी और ऑफेंस की बात कर रहे हैं, which such answers may tend to show he has committed। फिर सेक्शन 351 का सबसेक्शन 5 ये कहता है द कोर्ट मे टेक हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल in preparing relevant questions which are to be put to the accused, and the court may permit filing of written statement by the accused as sufficient compliance of this section। तो कोर्ट चाहे तो ओरली जो ये क्वेश्चन चलता है अक्यूज से,
उसको एक रिटन फॉर्म में इनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल की मदद से उस क्वेश्चन को फ्रेम करके अक्यूज को दे दिया जाएगा। और अक्यूज को कोर्ट अलाउ कर सकता है कि अक्यूज भी जो है उस क्वेश्चन के आंसर्स को एक रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में कोर्ट में लाके सबमिट कर दे। वो ये पूरा जो प्रोसेस होगा दैट वुड बी सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 351 सब सेक्शन 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको विटनेस बॉक्स में लाके खड़ा करके वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए और उसे आंसर लिया जाए और रिकॉर्ड किया जाए। ये इस सबसेक्शन 5 का पर्पस ये है कि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो अक्यूज होता है वो जितने भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के अगेंस्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको डिनाई कर देते हैं। तो वहां पे अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको रिटन फॉर्म में अक्यूज को दे दिया जाए और अक्यूज जो है उसको क्वेश्चंस के आंसर जो है रिटन फॉर्म में कोर्ट में लाके सबमिट कर दे। तो वो दैट वुड बी सफिशिएंट कंप्लायंस सबसेक्शन 5 itself says। तो ये हो गया हमारा बेयर प्रोविजन कंप्लीट। तो हमें ये समझना हम ये अभी तक समझ पाए कि सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 का क्लॉज जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, जबकि सेक्शन 351 का सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन है। और ये मे और शैल टर्म जो यूज किया उससे हम समझ पाए हैं। और फिर स्टेज कौन से स्टेज पे सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी रेलिवेंट है। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद और डिफेंस एविडेंस शुरू होने से पहले पहले 313 सीआरपीसी और 351 बीएनएस का रोल में आएगा इसका। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको प्रोविजन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो आपके मेंस में आपके लिए हेल्पफुल है। It ensures direct dialogue between court and the accused, thus embodies the principle of natural justice, that is audi alteram partem, and no man should be judged unheard। तो आप सेक्शन 351 आपको पढ़ के ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट डायलॉग इस्टेब्लिश कर रहा है अक्यूज्ड और कोर्ट के बीच में। क्योंकि अक्यूज को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो भी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं उसका पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सके। तो ये मैंने पहले बताया था कि ये thus it embodies the principle of natural justice and it is also considered facet of the fair trial। Then comes the it empowers the court to examine the accused at any stage of the case। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि सिर्फ मैं रीड कर देती हूँ इसको। 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन कर सकती है अक्यूज पे, कोई स्टेज की बाउंडेशन नहीं है अनलाइक सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, क्योंकि वहाँ पे स्टेज बता रखा है कि स्टेज पे मैंडेटरी है कोर्ट को सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस को अक्यूज के सामने रखना और उसकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन को एलिसिट करना। This clause uses the term may, and thus it is the discretion of the court to judiciously exercise this power. Then clause B uses the term shall, thus it is a mandatory provision, and in every case accused will get opportunity to provide personal। फिर इसका exception भी मैंने बता दिया है कि summons case में basically कोर्ट चाहे तो exempt भी कर सकती है इस एग्जामिनेशन के लिए। फिर मैंने स्टेज भी आपको बता दिया कि 351 सबसेक्शन क्लॉज बी की स्टेज पे इन्वोक किया जा सकता है, दैट इज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद और डिफेंस एविडेंस शुरू होने से पहले। फिर इसकी रेलिवेंस टाइम एंड अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज करा है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये स्टेटमेंट जो है अक्यूज का वो ओथ पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है and therefore it would not qualify as a evidence and thus it cannot be the sole basis of conviction। अगर
351 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उसमें उसने एडमिट कर लिया है अपने जितने भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं। फिर भी उसको हम एज अ एविडेंस नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो ओथ पे नहीं लिया गया है। वो स्टेटमेंट जो होता है ओथ नहीं उसको दिलाई जाती है। और and therefore it cannot be the sole basis of the conviction, even if he has admitted his crime in the 351 statement। तो फिर इसकी एविडेंशियल वैल्यू है क्या? क्यों इतना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करती है इसकी इंपॉर्टेंस को? किसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है? क्यों इस प्रोविजंस को बनाया गया है? इट हैज गॉट इंडिकेटिव वैल्यू, लैंड क्रेडिट। तो जैसे ये इस पढ़ने से पहले, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि ये फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को लेड डाउन करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेड डाउन करती है, इसलिए इस ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। Although it cannot be the sole basis of conviction, but there are certain evidentiary value which may be taken into consideration by the court, जैसे कि it has got indicative value, lend credence to the other evidences and make weight evidences। ये substantive piece of evidence तो नहीं है, लेकिन बाकी जो incriminating evidences रिकॉर्ड हुए accused के अगेंस्ट, उसको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर सकती है, और बाकी एविडेंसेस को वेट एविडेंसेस बना सकती है, मतलब मजबूत कर सकती है केस कहीं ना कहीं, अगर 351 की स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू होती है तो। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि 351 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अक्यूज्ड से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस रिकॉर्ड जो भी उसके अगेंस्ट हो उसके रिस्पेक्ट में, और अक्यूज्ड साइलेंट रहता है, वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तो उस केस में अगर स्ट्रॉन्ग केस है अक्यूज के अगेंस्ट, बाकी एविडेंसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कहीं न कहीं अक्यूज्ड के गिल्ट के टुवर्ड्स, तो वहां पे कोर्ट ये इसके जो साइलेंस को भी अ, एक तरह से कंसीडर कर सकती है, और उसके अगेंस्ट एडवर्स इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकती है। But merely on the basis of that statement, or merely he was silent and he did not respond to any questions which was being asked under Section 351. Merely on that basis, conviction cannot be done, and no adverse inferences can be drawn. Adverse inferences will be drawn only in those cases where already a strong case has been made out by the prosecution evidences, by the prosecution witnesses against the accused. So there, this will this statement of the accused, or if he remains silent, so that would be taken, that would be a additional link in the prosecution evidences, the chain of the prosecution evidence indicating his guilt। उसके अलावा और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने देखा कि बहुत केस में जो अपील में गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने सेट असाइड कर दिया कन्विक्शन अक्यूज्ड का, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग केस था अक्यूज्ड के अगेंस्ट, बट अगर उसके 351 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए गए, सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस उसके अगेंस्ट नहीं रखे गए, उससे उस पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं लिया गया, तो उस केस में केस कन्विक्शन को सेट असाइड भी किया गया है। तो वही चीज उसमें मैंने फोर्थ पॉइंट में बताया कि एनी कन्विक्शन रिकॉर्डेड विदाउट एलिसिटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ अक्यूज रिगार्डिंग ऑल or any of the incriminating circumstances appearing against him is unsustainable under law। तो वो सेट असाइड भी किया जा सकता है merely on that ground। एट सच हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि फर्दर जो मैंने प्रोवाइडेड दैट यूज किया, प्रोवाइड दैट सच irregularities is curable and has not occasioned failure of justice to the accused। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि क्वेश्चंस 31 सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के क्वेश्चंस अक्यूज को नहीं पूछे गए, और उसके बाद भी अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं ओकेजन हुआ अक्यूज को, तो उस केस में फिर सेटिस्फाइड नहीं किया जाएगा कन्विक्शन। तो ये यहाँ पे कोर्ट
अप्रेजल करेगी फैक्ट्स का, एविडेंसेस का। अकॉर्डिंगली कोर्ट देखेगी कि क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 351। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट डिसाइड करेगी कि अगर नहीं हुआ है तो फिर नहीं सेट असाइड करेगी। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है तो फिर वहां पे कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और उनका सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में सेट असाइड भी कर दी है कन्विक्शन को। इसमें लैंडमार्क जजमेंट जो है ये शिवाजी साहबराव बोबडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 1973 का जजमेंट है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 351। ऑल्दो ये जजमेंट जो है वो 313 सीआरपीसी पे था, बट कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सेक्शन 313 सीआरपीसी को पढ़ेंगे और सेक्शन 351 बीएनएसएस का, डिक्टो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया 351 में। तो जो भी केस लॉ 313 सीआरपीसी पे रेलिवेंट है, वो 351 बीएनएसएस के लिए भी रेलिवेंट हो। दूसरा सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि 2021 का। इसमें भी काफी इलैबोरेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 313 के प्रोविजंस के बारे में डील किया है कि रेलिवेंसी क्या है 313 की। फिर प्रेमचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 2023 का है, वो भी अभी रिसेंट जजमेंट में आप इसको कोट कर सकते हैं। इसमें भी 313 की रेलिवेंसी के बारे में डिस्कस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। थैंक यू गाइस।